स्वागत है। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर। इस वक्त अब बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति में आगे क्या होने वाला है, क्योंकि अजीत पवार का निधन हो गया है। डेप्यूटी सीएम थे और बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे थे। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन के बाद कई बड़े सवाल सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में अब क्या होने वाला है? एनसीपी को लेकर कई तरह की अटकलें तेज हो गई हैं। अब क्या स्वर्गीय अजीत पवार की जगह उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ले सकती हैं? सुनेत्रा पवार कौन कौन सी जिम्मेदारी संभाल सकती हैं? और इस बीच एनसीपी के दोनों गुट जो हैं, उनके आपस में विलय की भी चर्चा है। तो क्या पूरा पवार परिवार एक बार फिर से एक मंच पर आ सकता है क्या? इस बीच जैसा आप जानते हैं, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि हमने एक मजबूत और भरोसे का साथी खो दिया है। तो यह भी बात है कि महाराष्ट्र सरकार में अब अजीत पवार की जगह कौन ले सकते हैं? वो वित्त मंत्री भी थे, वो उप मुख्यमंत्री भी थे, वित्त मंत्री भी थे, और महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े नाम थे। अजीत पवार दादा के नाम से जाने जाते थे अपने समर्थकों के बीच में। तो अजीत पवार के निधन के बाद अब एनसीपी के जो दोनों ही गुट हैं, उनको एक करने पर भी चर्चा चल रही है। इस पर एनसीपी एससीपी यानी शरद पवार गुट के नेता अनिल देशमुख ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। आज जो सब जब चर्चा चालू है कि मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम कौन बनेगा, ये कौन बनेगा, ये वक्त नहीं है, उचित नहीं, वक्त नहीं है। इसके बारे में सब माननीय शरद पवार साहब, हमारी बहनी सुनीत्रा बहनी, बेटे पार्थ पवार, जय पवार, उनके बाकी परिवार के लोग इकट्ठा बैठेंगे कुछ दिन के बाद में, और इकट्ठा बैठ के चर्चा करके किस दिशा में, क्योंकि अजीत दादा की ये दिल से इच्छा थी कि दोनों पार्टी इकट्ठा आना चाहिए, और इस प्रकार की उनके साथ में काफी हमारी चर्चा भी हुई थी, हमारे नेताओं की और हमारी सबकी, और दिल से चाहते थे कि जल्द से जल्द दोनों पार्टी इकट्ठा आना चाहिए। वो हिसाब से जो उनकी अंतिम इच्छा थी, वो अंतिम इच्छा पूरी होना चाहिए, ऐसा सबको लगता है। लेकिन उसके बारे में जब तक पूरी पवार फैमिली इकट्ठा बैठ के निर्णय लेती नहीं, तब ये एक बात आगे बढ़ेगी। बयानों से बहुत कुछ संकेत तो मिल रहा है। ये बात सही है कि ये समय अभी नहीं है, लेकिन यह है कि जिंदगी भी है कि वो रुकती नहीं और जिंदगी चलती रहती है। राम कदम जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा उप मुख्यमंत्री के बारे में कि उप मुख्यमंत्री की जगह अब कौन ले सकता है, जरा उनको भी सुनिए। स्वर्गीय अजीत दादा पवार जी का अचानक जाना, ये केवल उनके राजनीतिक दल की नहीं बल्कि महाराष्ट्र राज्य की बहुत बड़ी क्षति हुई है। अब अगला उप मुख्यमंत्री उनके दल से कौन होगा, ये उनके दल का निजी फैसला है। पर जो बातें सामने आ रही हैं, सुनेत्रा पवार जी का नाम आ रहा है। वे कोई हाउसवाइफ नहीं है, वर्तमान सांसद है, और वो यदि उप मुख्यमंत्री बनती है, खैर उनके दल का फैसला होगा। क्या कुछ हो सकता है, क्या चर्चा है, इसी पर बात करने के लिए शिशिर शेलार मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। शिशिर, ये बात सही है कि देखिए शोक का समय है अजीत पवार के नहीं रहने के बाद, लेकिन ये बात भी सही है कि जिंदगी रुकती नहीं, ठीक है, और राजनीति में भी जगह खाली रहती नहीं। जो जिम्मेदारी अजीत पवार संभाल रहे थे, एक तो चर्चा है कि अब वो जिम्मेदारी कौन कितनी सी ले सकते हैं, सुनेत्रा पवार जी कितना ले सकती हैं। दूसरी चर्चा यह भी है कि क्या दोनों गुट एक बार फिर से एक हो सकते हैं। मुंबई में इस चीज को लेकर आपको क्या कुछ चर्चा नेताओं से बात करके लग रही है? और बिल्कुल देखिए, कल रात से ही जो है मुंबई में इसके बारे में जो है गहमा गहमी शुरू हो चुकी थी। हमने देखा कि किस प्रकार से आज दोपहर को जो है एनसीपी अजीत पवार पार्टी के जो नेता है, प्रफुल्ल पटेल हो या फिर उनके प्रदेशाध्यक्ष अगर बात करें तो वो हो, छगन भुजबल हो, सुनील तटकरे हो, धनंजय मुंडे हो, ये सभी नेता जो है आज मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात हुई। तकरीबन सवा घंटे तक ये मीटिंग चली है मुंबई में मुख्यमंत्री आवास पर। और उसके बाद जो है जब प्रफुल्ल पटेल उस मीटिंग से बाहर निकले तो उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि देखिए, जो इच्छा सबके मन में है
जो विधायक है उनके मन में है, वही इच्छा उनके मन में भी है। लेकिन ये पार्टी स्ट्रक्चर है, पार्टी इसके बारे में जो है डिस्कशन करेगी। ये पार्टी जो है सुनेत्रा पवार, उनकी पवार फैमिली के साथ भी डिस्कशन करेगी और इसके बाद जो है किसी निर्णय पे आ सकते हैं। उन्होंने और एक बात कही, उन्होंने एक बात ये भी कही कि कुछ रिक्त जगह है वो भरना जरूरी है जी। हमें देखना होगा कि किस प्रकार से अजित पवार, हालांकि पार्टी के अध्यक्ष जरूर थे, लेकिन सरकार में अगर उनका ओहदा देखा जाए तो वित्त मंत्री थे, राज्य शुल्क उत्पाद मंत्री थे, साथ ही साथ खेल मंत्री थे। ये ऐसे प्रमुख ओहदे हैं सरकार में जो कि काफी महत्वपूर्ण है। आने वाली 23 फरवरी को महाराष्ट्र में जो है बजट सत्र शुरू होने वाला है, तो ऐसे में जल्द से जल्द जो है ये पोर्टफोलियोज जो है उस पर नियुक्ति होनी काफ़ी ज़रूरी है। बिल्कुल। हालांकि अब तक इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं आई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक जो ये पोर्टफोलियोज अजित पवार के पास थे वो शरद पवार मतलब अजित पवार पार्टी के पास बरकरार रहे, इस प्रकार की मांग भी जो है मुख्यमंत्री के पास की गई है। तो ये प्रमुख आज की अगर बात कहे तो मीटिंग की दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त ये माहौल नहीं है कि किस प्रकार से जो है निर्णय लिया जाए उप मुख्यमंत्री पद का। उन्होंने किसी भी का नाम नहीं, उन्होंने कहा कि मीटिंग में सुनेत्रा पवार जी का नाम नहीं आया है, लेकिन उन्होंने एक अगर क्लू तो जरूर दिया है कि सबके मन में जो नाम है वही नाम उनके मन में भी है, लेकिन एक प्रक्रिया के जरिए इस पर जो है चर्चा की जाएगी पार्टी में और उसके बाद इसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा। हालांकि उससे पहले हमने देखा कि जो दोनों पार्टी के अगर बात करें शरद पवार पार्टी और अजित पवार पार्टी की जो नेता है, उन कुछ नेताओं के द्वारा जो बयान दिया गया उसमें सुनेत्रा पवार का नाम सामने आया है कि सुनेत्रा पवार जो है वो उप मुख्यमंत्री पद का जो कार्यभार है वो संभाले। इस वक्त मौजूदा में सुनेत्रा पवार जो है सांसद भी है, तो ऐसे में अब निर्णय जो है पार्टी और साथ ही साथ पवार फैमिली को मिल बैठकर लेना है कि किस प्रकार से आगे बढ़ना है। लेकिन उससे पहले जो है हालांकि वक्त राजनीति में काफी महत्वपूर्ण होता है और इसीलिए हम देखा जाएंगे कि अगले 2-4 दिनों में जो इस पर चर्चा की जाएगी। पवार फैमिली के साथ जो वरिष्ठ नेता है एनसीपी पार्टी के, चर्चा करेंगे और उस पर निर्णय लेंगे। बिल्कुल, आपने सही कहा कि बजट सत्र आने वाला है, उससे पहले तो फैसला लेना ही पड़ेगा, लेकिन फैसले में 2-4 दिन अभी लग सकते हैं। शुक्रिया फिलहाल आपका, आगे हम इस खबर पर आपसे बात करते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आशीष शेलार मुंबई से जुड़ने के लिए। और अब बात करेंगे तेलंगाना की, जहां से एक चिंताजनक खबर आई है। चिंताजनक खबर यह है कि फ्रीबी का दौर जो है तेलंगाना में, उसमें मिड डे मील में बासी खाना परोस दिया गया। पहले रिपोर्ट देखिए। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने की एक बड़ी घटना सामने आई है। गंभीर घटना है। खर्च कम करने के प्रयास में नारायण खेड़ा मंडल के वेंकटपुर गांव में एक मंडल परिषद के प्राथमिक विद्यालय में कथित तौर पर एक निजी समारोह का बचा हुआ भोजन दोपहर के भोजन के तौर पर परोस दिया गया बच्चों के बीच, जिसके परिणाम स्वरूप गुरुवार को 22 छात्रों को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। 2 दर्जन से के आसपास छात्रों और उनके अभिभावकों के अनुसार स्कूल में दोपहर के भोजन के कर्मचारियों ने बुधवार को आयोजित एक निजी समारोह से बचे हुए सांभर और करी को इकट्ठा किया। बताया जाता है कि भोजन को एक दिन बाद दोबारा गर्म करके दोपहर के भोजन के दौरान छात्रों को परोस दिया गया। तो स्कूल में उपस्थित 42 छात्रों में से करीब 2 दर्जन भोजन करने के तुरंत बाद बीमार पड़ गए। प्रभावित छात्रों को उल्टी होने लगी, पेट में तेज दर्द और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं होने लगी। गुरुवार को एक बयान में जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल में मध्याह्न भोजन तैयार करने की निगरानी में कमी के लिए प्रधानाध्यापक काशीनाथ को कारण बताओ नोटिस तो जारी कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि मिड डे मील में इस तरह की शिकायतों के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की गई। तो विपक्ष का उधर आरोप है कि रेवंत रेड्डी सरकार बार बार आर्थिक तंगी का रोना रोती रहती है, लेकिन अपने मंत्री अजहरुद्दीन के सरकारी बंगले के रेनोवेशन के लिए 76 लाख रुपए सैंक्शन कर देती है। अब जानकार मान रहे हैं कि फ्रीबी की असीमित खर्चे ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर ग्रहण लगा दिया है। तो जिस तरह की यह घटना है वाकई बहुत चिंताजनक है, और यह बात भी कि क्या जो फंड की कमी है उसके चलते इस तरह का किया गया। और अगर फंड की कमी की बात आती है तब तो फिर कई सवाल उठते हैं कि फंड जा कहां रहा है। फंड अजहरुद्दीन के घर के रेनोवेशन पर खर्च हो रहा है क्या? और दूसरी बात यह कि जो फ्रीबी की योजनाएं हैं, लंबे चौड़े वादे करके सरकार, पार्टियां सरकार में आ जाती हैं और उसके बाद इस तरह की घटना घटती है। ये तस्वीरें आप वहीं की देख रहे हैं। सीधे जुड़ते हैं अपने संवाददाता से। माफ कीजिएगा, सुरेखा हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं तेलंगाना से, हैदराबाद से। सुरेखा ये बताइए कि ये पूरा घटना क्या है और अभी बच्चों की स्थिति क्या है? क्या इसमें इतनी गैर जिम्मेदारी दिखाई गई कि एक दिन बाद उस बचे हुए खाने को, कई दूसरी जगह के खाने को एक दिन बाद परोसा गया?
जी हाँ, बच्चों की तबीयत जो है अभी बेहतर है और जो महिला थी जिन्होंने नागमणि, जिन्होंने ये पूरे कह सकते हैं कि जो बाहर का खाना था उसे इन बच्चों को खिलाया था जिसकी वजह से बीमार पड़े थे, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन ये पहला मामला नहीं है, करीब 1.5-2 साल से इस तरीके से कई मामले लगातार जो है वो देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पर सरकारी स्कूल हो या फिर जो सरकारी हॉस्टल है वहां पर भी इस तरीके के खाने की वजह से, फूड पॉइजनिंग की वजह से जो है कई बच्चे बीमार पड़े। एक ऐसी घटना भी थी जिसमें एक लड़की की मौत भी हो गई थी। तो इस तरीके से घटनाएं कई हो रही है और हर बार जो है विपक्ष इनको आड़े हाथों लेने की कोशिश और कई बार की है, सरकार को घेरने की कोशिश की है। और बीआरएस जाहिर तौर पर अपने वक्त में इस तरीके के कभी भी इस तरीके के हादसे नहीं हुए, खासकर बच्चों के साथ, उनके खाने के साथ लापरवाही कभी हमारी सरकार ने नहीं की। इस तरीके के आरोप जो है बीआरएस की तरफ से भी कांग्रेस को घेरने की कोशिश में करते सुरेखा, हुए इसमें दिखे। एक तो और वही बड़ा सवाल जुड़ रहा है करके, सुरेखा एक सवाल और बड़ा इसमें आकर के जुड़ रहा है, वो सवाल है कि फ्रीबी का मॉडल, ठीक है, फ्रीबी की सियासत में आप सब कुछ कर देते हैं, लेकिन दूसरे तरफ अभी कुछ ही दिन पहले की बात है ना, 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज बढ़ा लिया था तेलंगाना सरकार ने, उसका प्रस्ताव पारित किया है। और दूसरी तरफ विपक्ष को यह भी हमला बोलने का आरोप है कि आप तो अजहरुद्दीन के घर में 76 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। जी हाँ, जाहिर तौर पर जो है जब बात फ्रीबीज की आती है तो बहुत सारा पैसा उन चीजों के लिए भी खर्चा होता है। और खासकर क्योंकि अभी रेवंत रेड्डी ने कुछ महीने पहले जो है अपने मंत्रीगण से भी ये कहा था कि मंत्री खुद भी वहां पर जितने भी जो सरकारी स्कूल है, करीब 24,000 सरकारी स्कूल है, ये रेवंत रेड्डी की तरफ से कहा गया था। और उन्होंने कहा कि जब इतने बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं तो मंत्री जो है लगातार, या फिर कलेक्टर हो, लगातार उन बच्चों के जो स्कूल में जाए और उन बच्चों के साथ खाना खाए, ताकि जो विश्वास है उनके माता पिता के अंदर भी बढ़ता रहे कि सरकार में जो व्यवस्था है वो बिल्कुल सही है। लेकिन इस तरह की जब घटनाएं होती है, जाहिर तौर पर जो है लापरवाही जो है वो साफ तौर पर दिखती है। और खासकर बच्चों के स्कूल में या तो आप खाना ना दे तो भी ठीक है, कम से कम बच्चे के माँ बाप जो है कुछ भी रूखी सूखी जो भी है वो अपने घर का बना लेकर आएंगे। लेकिन इस तरीके से जो मिड डे मील की बात हो जाए या फिर सरकारी स्कूलों में जो खाने देने की बात हो जाए, उस वक्त में अगर बच्चे बीमार पड़ते हैं तो जाहिर तौर पर अजहरुद्दीन के घर पर 76 लाख खर्च करने के पीछे सरकार का क्या तर्क है, सुरेखा? जी देखिए, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जब रेनोवेशन हो रहा है, करीब 15 साल पुराना ये बंगला है और खाली रहा है कई सालों से, तो वहां पर रेनोवेशन को लेकर जो है खर्चा बढ़ रहा है, चाहे वो फॉल सीलिंग की बात हो, वाटर प्रूफिंग की बात हो, तो इत्यादि ये बहुत से काम है जहां पर काम होना था। और इसीलिए ये खर्चा जो है इस तरीके से जियो एक ऑर्डर किया गया है जिसमें इतने पैसे जो है उस घर के रेनोवेशन के लिए खर्च आएंगे, ये आकलन लगाते हुए ही जो है ये बिल एक तरीके से कह सकते हैं इतने लाखों रुपए खर्च करने के लिए गवर्नमेंट ऑर्डर दिया गया है। जाहिर सी बात है, इस 76 लाख में ना जाने कितने बच्चों को मिड डे मील, बढ़िया मील मिल जाता और बच्चों को बीमार ना होना पड़ता, अस्पताल में भर्ती नहीं होना पड़ता। शुक्रिया फिलहाल सुरेखा जोड़ने के लिए आपका इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ